Hello everyone. This one is Himanshu Mishra and today we are going to study about a very interesting chapter of physics class 10 that is electricity यानी कि बिजली। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सबको ज़रूर पता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम लोग शुरू से डिफिनेशन जानते आ रहे हैं वो होता है द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या फिर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है फ्रेंड्स, आइए इस चार्ज के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो चार्ज होता है ये एक एटम का प्रॉपर्टी होता है, हमने 9th में जैसा कि जाना था। चार्ज जो है या फिर तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो निगेटिव हो सकता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम और हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ हमारा ये कहता है कि जैसे कि हमारे दो चार्जेस हैं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कैसा होगा, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लेते हैं ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज के प्रोडक्ट के ही बराबर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। लेट सपोज अगर r डिस्टेंस है तो ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से जो हमारा f निकल के आएगा वो आ जाएगा f इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। सो ये है फ्रेंड्स हमारा कूलम्स लॉ। चलिए अब आगे बात करते हैं करंट के बारे में कि आखिर ये करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अगर ये कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर से कितनी चार्ज फ्लो हुई एक यूनिट टाइम में, एक फिक्स टाइम में, डेट इज़ कॉल्ड करेंट। अगर इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो हमारा करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। और फ्रेंड्स हम लोग करंट को आई से डिनोट करते हैं। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे कि इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। और एम्पियर का मतलब होता है हमारा, चलिए देखिए निकाल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्यू का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो हम कूलम पर सेकंड को कहते हैं एम्पियर, 1 एम्पियर। और दोस्तों जो करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एमीमीटर। दोस्तों एमीमीटर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि जो एमीमीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। आगे हम बात करेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे है हमारा कैलकुलेट द करंट इन अ वायर ऑफ अ 9। एक वायर है हमारा ये, जिसके अंदर की जो चार्ज है वो 900 कूलम पास हो रहा है। तो हमारा चार्ज कितना है 900 कूलम। और कितने टाइम में पास हो रहा है, तो वो है हमारा 10 मिनट्स। चार्ज को पास होने में 10 मिनट लग रहे हैं। तो हम इसको पहले इनकी एसआई यूनिट में ला लेंगे, फॉर्मूले को जैसे हमने बताया था। देन 10 इंटू 60 इसको सेकेंड में ला देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600 सेकेंड। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अगर हम यहाँ पे करंट निकालें तो वो होता है हमारा Q बाई टी। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ जाएगा Q है हमारा 900 कूलम। तो 900 बाई 600, ये हमारा 2 0 कैंसिल, और ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 2। तो लगभग जो हमारा करंट निकल के आएगा वो आएगा 1.5 एम्पियर। सो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमने सिंपली क्या किया, जो चार्ज थी उसे लिखा, जो हमारा टाइम है 10 मिनट्स उसको हमने सेकंड में बदल दिया 600 सेकंड्स।
और सिंपली हमने उसे फॉर्मूले पे पुट कर दिया, क्यू का वैल्यू, टी का वैल्यू, डेट इज़ 900/600। तो हमारा जो निकल के आया वो आया हमारा 1.5 एम्पियर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप बैटरी जरूर देखे होंगे और बैटरी पे लिखा रहता है 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 250 वोल्ट, या फिर पोल पे देखते होंगे आप 11,000 वोल्ट। तो ये जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो फ्रेंड, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ये होता है द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। सपोज ये हमारा कंडक्टर है, ये एक वायर है, तो यहाँ से मान के चलिए ये हमारा जो इसमें 1 कूलम चार्ज हमारा है, एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो इसी वर्क डन को, एक यूनिट चार्ज को मूव करते हुए जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर इसके हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो वो होता है हमारा V = W/Q, और इसकी जो SI यूनिट होती है इसे हम लोग कहते हैं वोल्ट, और इसके हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अब वोल्ट इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमारा W, वर्क डन की SI यूनिट होती है हमारी जूल, और यहाँ पे हमारा Q मतलब चार्ज, और चार्ज की जो SI यूनिट होती है कुलम। देन जूल पर कुलम इज इक्वल टू आवर वोल्ट। और इसको जो मेज़र किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है वो याद रखिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पार्लेली कनेक्टेड होता है, हमारा जो वोल्ट मीटर है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पार्लल कम्बिनेशंस। तो अब एक टर्म आता है हमारा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं हम ऐसे कि जब 1 जूल वर्क हो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन हुआ हो विथ कैरिंग 1 कूलम चार्ज, डेट इज 1 वोल्ट। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है 1 वोल्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने जैसे कि कब से बता रहा हूँ मैं पार्लल सीरीज कनेक्शंस, तो आइए जान लेते हैं पार्लल और सीरीज कनेक्शंस के बारे में। तो कोई भी डिवाइस वो सीरीज में कनेक्टेड तभी कहलाएंगे जबकि उनके बीच जो करंट फ्लो कर रहा है जो वो सारा सेम हो। देखिए सीरीज़ में जैसे ये हमारे यहाँ पे डिवाइस एक लगा है, हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, मेरा यहाँ पे एक फ्रिज लग गया, कुछ इस तरह से। या फिर आप दिवालियों में जो बल्ब लगाते हैं घर में, वो भी सीरीज़ कनेक्शंस के बल्ब होते हैं। तो कोई भी डिवाइस हम लोग सीरीज़ कनेक्शन में तभी कहेंगे जब उन दो सबके बीच जो करंट होगा वो सेम होगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इन सबके बीच जो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वेरी करता है। जैसे इसके लिए V1 है तो इसके लिए V2 होगा, कुछ अलग अलग होंगे, लेकिन इन सब में करंट जो होगा वो सेम होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग कहते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब बारी आती है पैरेलल कम्बिनेशंस की। तो कोई भी डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हो तो हम लोग उसको पैरेलल कहेंगे। तो जब कोई भी डिवाइसेस एक साथ जब कनेक्टेड हो तो उनको हम पैरेलल तभी कहेंगे जब उनके बीच, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा डिवाइस है, ये कुछ मैंने यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दिया, एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया। देखिए ये तो सीरीज़ में ही कनेक्टेड होने लगे। चलिए एक काम करते हैं, मैं इनको थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा डिवाइस पहला हो गया, और इसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो है एक डिवाइस हमने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। तो ये दोनों पैरेलल में तभी कहलाएंगे जब इन सब के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे इसके लिए भी तो इसके लिए भी, लेकिन इन सब के बीच जो करंट होगा वो अलग अलग होगा। जिसके इसके लिए ये I है तो इसके लिए कुछ I डैश होगा। तो इनके लिए पैरेलल कम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा करंट वेरी करता है, करंट चेंज होता है अलग अलग डिवाइसेस के साथ, और पैरेलल कम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होते हैं। समझे फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो वो है हमारा ओम्स लॉ।
सो ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर कोई हमारा कंडक्टिंग वायर है, चलिए देखिए, अगर कोई हमारा कंडक्टिंग वायर है तो उसके बीच जो करंट फ्लो कर रहा है, जो हमारा आई फ्लो कर रहा है, वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो उसके बीच जो करंट है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए जो हमारा वहाँ पे। और यहीं से एक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू आई। और इसी कांस्टेंट को हम एक नाम से बुलाते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं R, दैट इज़ रेजिस्टेंस। आगे बात करेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, ये जो R होता है हर एक कनेक्शंस के लिए, वो जो R होता है एक कांस्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है हर एक कनेक्शंस के लिए। ये कभी भी किसी भी एक सर्किट में चेंज नहीं होती है, उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है। अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ के ग्राफ की, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ होता है, बिल्कुल सीधा ग्राफ होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा V बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा I भी बढ़ता है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि अपने अंदर फ्लो हो रहे चार्ज को रेसिस्ट करता है। अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर फ्लो हो रहे चार्ज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। और इसको रेजिस्टेंस को जिस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग ओम कहते हैं, जिसका कि सिंबल ये होता है। दोस्तों, अगर डिफ़ाइन करें अगर हम लोग 1 ओम की, तो 1 ओम को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई भी हमारा एक कंडक्टर है तो अगर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इंड्स पे वो 1 वोल्ट हो और उनके बीच से जो करंट फ्लो कर रहा हो वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो होता है हमारा 1 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं उसको। तो ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर फ्लो हो रहे चार्ज को रेसिस्ट करने का। दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, अगर ये हमारा कोई कंडक्टिंग वायर है तो ये जो सामने वाला पोर्शन, ये जो सर्कल है, इसका जो एरिया होगा यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कुछ ऐसा डेरिवेशन इसका होता है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू आता है, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट इनटू L/A, और यही जो कांस्टेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं रो हो, और यानी कि रेजिस्टिविटी। तो आइए जान लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कुछ इस पी की तरह, उल्टे पी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो होता है रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक कंडक्टर के जो पर यूनिट एक फिक्स लेंथ पे जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही होता है एक यूनिट क्रॉस सेक्शन, एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, वो होती है उसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती है दोस्तों हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टिविटी होती है, अगर उसका हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो हमारी जो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होती है हमारी रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर हम यहाँ पे लाए थे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो यहाँ से हम अगर इसको इधर लेके गए तो हमें मिला रेजिस्टिविटी, यानी कि रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। और जो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। अगर इसको हम लोग निकालें तो ओम मीटर का मतलब ऐसे कुछ इस तरह से आया, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट हो गया वो यहाँ से हमारा ओम, और एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर।
तो यहाँ से हमारा 1 मीटर कैंसिल, ये मीटर जो है इससे कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट। दोस्तों बात करते हैं रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रेजिस्टर्स एक ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, या फिर इन्हीं से हम रेजिस्टेंस को भी ला सकते हैं। रेजिस्टर्स अब है हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अगर हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो उसके सर्किट पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इनके बीच का अगर हम कोई सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो इन तीनों के लिए, तो उसको कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम के लिए यहाँ पे जो हमारा V = होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, वो हो जाएगा हमारा IR। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट जो है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके बीच जो करंट होता है वो जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, तो सबके लिए इसके लिए भी अलग भी होगा, इसके लिए भी अलग भी होगा, इसके लिए भी अलग भी होगा। तो चलिए V1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो V1 होगा हमारा वो होगा I, तो सब में सेम होगा, I × R1। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा V2 होगा, V2 वो लगभग हो जाएगा हमारा IR होता है, तो I सेम रहेगा एज सेम R2। और जो हमारा V3 हो जाएगा वो हो जाएगा IR3। और हमारा यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा V1 + V2 + V3। तो हमारे यहाँ से V का जो फॉर्मूला है V = IR, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये डेरिवेशन है। V = IR और V1 है हमारा IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ पे हमारा IR एज सेम छोड़ देंगे, = सब में से I कॉमन निकाल लेंगे, I यहाँ सब में से कॉमन निकला, देन R1 + R2 + R3, I कैंसिल, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा तीनों के सम के इक्वल R1 + R2 + R3। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर रजिस्टर्स जो है हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनका जो डेरिवेशन होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3। अब चलिए बढ़ते हैं। अगर रजिस्टर्स जो है हमारे अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो अगर रजिस्टर्स हमारे पैरेलली कनेक्टेड है तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है सपोज, और यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस गया वो V, और ये जो करंट जा रहा है तो सब में यहाँ पे करंट अलग अलग होगा जैसे मैंने आपको बताया था, और पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है यहाँ से, लेकिन इनके बीच का जो करंट होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे V = IR, V = हमारा IR, तो हमारा I = जो आ जाएगा वो आ जाएगा V/R। तो चलिए सबके लिए अलग अलग I निकाल लेते हैं। तो I यहाँ पे हमारे फर्स्ट के लिए जो होगा वो होगा क्या, V जो सेम होगा R1। I हमारा I2 = होगा V तो सेम होगा सब में V/R2। तो चलिए अगर हम यहाँ पे हमारा टोटल जो I है इसको निकालें तो वो हो जाएगा हमारा I1 प्लस में I2। चलिए देखिए I = वैल्यू कितना है हमारा V/R। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और पहले रिमाइंड करके देखिए कि मैंने सीरीज़ वाला कैसे बनाया था। तो ये हो जाएगा हमारा V/R1 प्लस V/R2। देन V/R = यहाँ से हम V को कॉमन निकाल लेंगे। तो V को हम जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए देखिए, तो यहाँ से हमारा V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है
तो वो हो जाएगा हमारा 1/r इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2, 1/R2 डॉट 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 डॉट, ये कितना भी इसमें सीरीज कनेक्टेड हो हम कर सकते हैं 1/Rn तक कनेक्टेड हो। तो ये होता है हमारा रेजिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर कोई कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और वो जो है वो रेसिस्टिव है, तो उसके अंदर जो है हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर कोई कंडक्टर है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। अब फ़ैन को ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो उस वहाँ पे देखते हैं कि वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो वही है फ्रेंड्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर किसी कंडक्टर में जो हीट का प्रोडक्शन होगा, तो वो जो हीट का प्रोडक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके अंदर फ्लो हो रहा है करंट के स्क्वायर के, और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके अंदर जो टाइम लग रहा है उसके करंट को पास होने में उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए सिंपली जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आइए देखते हैं हमने इसे कहाँ से डिराइव किया। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो जूल पर कूलम। तो यहाँ पे मैं इस जूल को भी क्या लिख सकता हूँ, ये जो जूल है इसको मैं हीट एनर्जी भी लिख सकता हूँ, आखिर ये भी एनर्जी है, वर्क डन है। तो हियर इज़ आवर हीट। और मैं ये जो कूलम है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू। और देखिए मैं ये क्यू जो है, ये क्यू इज़ इक्वल टू आई टी लिख सकता हूँ। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको जो फार्मूला बताया था, आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, वहाँ से हम क्यू इज़ इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच बाई आई टी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी। देखिए अब हम इसमें ओम्स लॉ को पुट करेंगे, तो v की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, आई आर, यहाँ पे है हमारा आई टी। तो फिर यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू जो आ जाएगा i इंटू आई हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो यहीं से हमने फ्रेंड्स इसको डिराइव किया, इस फॉर्मूले को। तो यही है फ्रेंड्स हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब जान लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हीटिंग का जो यूज्ड है फ्रेंड्स, वो डिवाइसेस जैसे हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में इसका यूज़ होता है। इसका डिसएडवांटेज भी है, जैसे हमारे फ्रिज, टीवी ये सब हैं, उनमें हमें हीटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेवजह उनमें हीटिंग होता है जिससे वो ख़राब भी हो जाते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आप सबको ज़रूर पता होगा फ्रेंड्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अंदर ये जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, वो जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग हमारा 3380 डिग्री सेल्सियस। और ये जो होता है फ्रेंड, इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर से लाइट का प्रोडक्शन होने लगता है। और इसके अंदर जो गैसेस फिल्ड हुई होती हैं, ये जो बल्ब है इसके अंदर जो गैसेस फिल्ड हुई होती हैं वो होती हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन, क्योंकि अगर वो इसमें रहेंगी तो वो रिएक्ट कर जाएंगी जब ये हीट होगा। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काफ़ी आप सबने ज़रूर देखा होगा दोस्तों। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेव करता है, बचाता है। कैसे, तो उनके अंदर फ्लो हो रहे करंट को रोक करके। जब भी किसी सर्किट में, अगर ये हमारा सर्किट है, अगर यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये जो हमारा फ्यूज़ है ये कुछ इस तरह से, ये जो हमारा फ्यूज़ है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ से हाई पूरा करंट आएगा, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये यहाँ से मेल्ट हो करके टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होगा वो टूट जाएगा और हमारा जो अप्लायंसेस है वो बच जाएगा शॉर्ट सर्किट से। इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होती है फ्रेंड्स। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होती है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। आइए अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो हमने जैसा कि 9th में पढ़ा था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर,
यानी कि या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, हमने ये जान रखा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है जो कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आइए देख लेते हैं ये कहाँ से आया। तो हम वहाँ पे पिछले में वहाँ पे क्या लाए थे हम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी जो था वहाँ पे हम क्या लाए थे, वहाँ पे हम लाए थे एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ से हमारा बाई टी, हमारा टी टी कैंसिल, तो हमें पावर बराबर क्या मिल गया, हमें पावर बराबर मिला आई स्क्वायर आर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया। इसके हम और भी कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम आई स्क्वायर आर है, तो हम यहाँ पे आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे आई की जगह हम फार्मूला जानते हैं हमारा ओम्स लॉ के द्वारा v बाई आर होता है। तो हम यहाँ पे आई की जगह पुट कर देंगे, वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू आर, ये हमारा आर जो है इससे कैंसिल, तो हमें पावर के बराबर जगह एक और फार्मूला मिल जाएगा जो कि हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि रेजिस्टेंस। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वो होती है वाट। और वाट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वाट का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारे ये जो वाट है इसका मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ एनर्जी के हिसाब से हमारा एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, एंड टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। तो इसका मतलब हुआ जूल पर सेकंड इज इक्वल टू आवर वाट कहते हैं हम, जूल पर सेकंड इज को हम कहते हैं वाट। अब जान लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि वाट जो है काफ़ी छोटी यूनिट होती है मेजर करने के लिए, इसीलिए एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि होती है किलो वाट, जो कि जिसमें कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। इसका यूज़ कमर्शियल पर्पसेस में किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि होती है 1 किलो वाट आवर, यानी कि अगर हमारा पावर इज इक्वल टू हम जानते हैं हमारा होता है ई बाई टी, तो हम अगर एनर्जी निकालें, हम यहाँ से एनर्जी निकालें तो हमें मिल जाएगा पावर इनटू टाइम। तो हम बड़ी यूनिट पे देखें तो टाइम हम आवर्स में ले लेते हैं, और हमारा जो पावर है वो किलो वाट। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। सबके एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करें तो 3600 सेकेंड, जो कि हमारा एनर्जी जो मिलता है वहाँ से 3.6 इंटू 10⁻6 जूल मिलता है। आपके घरों के मीटर में जो वहाँ पे दिखाता है 1 यूनिट यूज, इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 यूनिट यूज करने का मतलब कि आपने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वीडियो को वापस से देखिए, और जितने भी सारे नोट्स लिखे गए हैं इसमें आप उन सबको अपने कॉपी पे ज़रूर लिखिए। आप इस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।